SK क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि प्राचीन इतिहास के पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो है भारत में विदेशी आक्रमणों का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सिकंदर के बाद सिकंदर के समय की भारत की तात्कालीन स्थितियों को देखा। भारत में सिकंदर के आगमन के साथ साथ भारत में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, भारत की राजनीतिक स्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन आया, साथ ही भारत के व्यापारिक परिवर्तनों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। ठीक है, जिस प्रकार से देखा गया कि सिकंदर मैसेडोनिया, मकदूनिया और हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत में प्रवेश हुआ था और साथ ही भारत की जो तात्कालीन स्थितियां थीं, जैसे संपूर्ण भारत 28 राजतंत्र और गणतंत्र में विभाजित था, वो आपस में एक दूसरे से प्रतिशोध की भावना रखते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिशोध की भावना रखने वाला था वो तक्षशिला का शासक राजा अम्भी और साथ ही पुरु जनपद के जो शासक था पोरस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि राजा अम्भी हर हाल में पोरस को हराना चाहता था। पोरस को हराने के लिए उसने कई प्रकार के जो है प्रयास भी किए, जिसमें वो असफल रहा। परंतु जैसे ही उसकी सूचना भारत में आई हुए सिकंदर की हुई तो उन्होंने सिकंदर को आमंत्रित किया और उसको अपनी स्वाधीनता जो है उसकी स्वाधीनता जो है स्वीकार करी और उसके अधीन हो गया। और साथ ही एक शर्त रखी कि मैं आपका साथ तब दूंगा जब आप पोरस को हराने का प्रयास करेंगे, उसको पोरस को हरा देंगे। तत्पश्चात देखा गया कि राजा सिकंदर ने विश्व विजय की कल्पना तो लिए ही था वह। राजा सिकंदर ने अपने मंत्री को पोरस के यहाँ भेजा। पोरस के यहाँ भेजने के बाद उसको सिकंदर की स्वाधीनता पराधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, जिसमें राजा पोरस ने तात्कालीन जो है मना कर दिया और साथ ही कहा कि अगली मुलाकात रण क्षेत्र में होगी। और अगली मुलाकात जब रण क्षेत्र में होगी, इससे सिकंदर अत्यधिक जो है प्रभावित हुआ और उसने देखा जो कालांतर में जो युद्ध होता है, जिसको जो है झेलम का युद्ध भी कहते हैं, वितेस्ता का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें देखा गया कि सिकंदर की सेना और राजा पोरस की सेना आपस में संयुक्त जो है लड़ी हुई थी, जिसमें जो है आपका राजा पोरस को बंदी बनाया गया था। लेकिन ओजस्वी जवाब को सुनकर सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ था और इसी प्रभाविता के कारण सिकंदर ने उसको बंदी मुक्त कर दिया। स्पष्ट होता है कि राजा झेलम के युद्ध में राजा पोरस जो है पराजय की स्थिति में तो था, लेकिन बाद में उसको रिहा कर दिया गया था। उसकी स्पष्ट है उसकी जो है पराजय जय में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, कालांतर में देखा गया कि भारत में और भी राज्यों को जीतने के लिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। सिकंदर ने लाख समझाया अपनी सेना को कि भारत को विजित करें, परंतु उसकी सेना ने जो है उसका जो है कहना नहीं माना और साथ ही सिकंदर जो है दुखी होकर भारत से लौटा। लौटते वक्त उसने जो है पोरस के साथ जो युद्ध लड़ा था, झेलम का युद्ध, उसके उपलक्ष्य में एक निकैया अर्थात विजयनगर की स्थापना करी। साथ ही उसका जो घोड़ा शहीद हो गया था उसके नाम पर एक बुकेफिला नाम का एक नगर बसाया। और लौटते समय बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। 323 ईसा पूर्व में जब उसकी मृत्यु होती है, इस संदर्भ में हमें भारत का जो है रुख देखना है। भारत का रुख देखेंगे तो भारत के रुख में हुआ क्या था कि भारत का तात्कालीन रुख सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में एक बहुत बड़ा जो है महाजनपद था जिसे नंद वंश कहा गया। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, वह अत्यधिक क्रूर शासक था। अत्यधिक क्रूरता के कारण उसका विवाद
तक्षशिला के आचार्य कौटिल्य के साथ हुआ, अर्थात कौटिल्य का जो है कौटिल्य को अपमानित किया गया था घनानंद के द्वारा, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए जो है कौटिल्य ने प्रतिज्ञा करी और एक नए राजा की खोज में निकला। और रास्ते में जब उसने देखा कि एक बालक जो है बच्चों के साथ एक टीला पर बैठकर बच्चों को उपदेश दे रहा है, कालांतर में वही उपदेश जो है राजकीलम खेल के नाम से जाना गया, और वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य वह जो महान शासकों में, भारत के इतिहास के महान शासकों में आता है, जिसने भारत के संपूर्ण जो है क्षेत्रफल पर अपना अधिकार स्थापित किया, भारत के संपूर्ण जो है राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी स्थापित किया। कई प्रकार के इतिहासकार अलग अलग बारे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग विवेचना बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल कैसा रहा। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो मौर्य वंश था, पिछली क्लास में देखा कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकारों का अलग अलग मत है, इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक तो था ही मौर्य वंश का, लेकिन इतिहासकारों का कैसे मत था, एक विशेष जाति के आधार पर ले लें कि जाति के आधार पर किस प्रकार से मत था। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो जाति थी इसको निम्न जाति का कहा गया, निम्न जाति का कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार निम्न जाति का कहा गया। साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को उच्च जाति का कहा गया, उच्च जाति का कहा गया। इससे स्पष्ट होता है कि अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जिस प्रकार से स्रोत मिला है उस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की जो है इतिहास को जानने का प्रयास किया जाता है, जिसमें से देखा गया कि सबसे महत्वपूर्ण जो है एक चक्रवर्ती राजा होने के साथ साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही होगी, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं कि कई इतिहासकार इसको चरवाहा भी बोलते हैं, चरवाहा, कि एक किस जाति का था चरवाहा बोलते हैं, तो कोई इसको मौर्य जाति का कहा, मौर्य जाति का बोलते हैं कि इसकी जाति मौर्य जाति की थी, मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का था। तो एक निम्न कुल में, एक सामान्य परिवार में उत्पन्न बालक चंद्रगुप्त कालांतर में इतना बड़े साम्राज्य का अधिपति बन गया, कैसे संभव हुआ, इसके बारे में कई प्रकार के स्पष्टीकरण दिखाई देते हैं। जैसे सबसे अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य इस चक्रवर्ती राजा बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, तो सबसे बड़ा उसका सौभाग्य को माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अगर इतना महत्वपूर्ण सौभाग्य ना होता, इतना सौभाग्य ना होता कि वो इसके चक्रवर्ती सम्राट बनने में सहायता करे, तो वो संभव नहीं है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य उसका था, अगर सौभाग्य की बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य जो है राजा बनने में जो सहायता करी है, सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य था कौटिल्य, कौटिल्य जैसे गुरु का पाना, कौटिल्य जैसे गुरु का पाना इसका सबसे बड़ा सौभाग्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा के समय प्रधानमंत्री भी थे, उसके मौर्य वंश के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कहा। इन कौटिल्य ने एक छोटे से बालक को संपूर्ण भारत का अधिपति बना दिया, संपूर्ण भारत के इतिहास में महान शासक बना दिया। एक तो एक कारण है कि कौटिल्य जैसे गुरु की प्राप्ति होना चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा सौभाग्य था। दूसरा महत्वपूर्ण सौभाग्य था भारत की तात्कालीन परिस्थितियां। दूसरा महत्वपूर्ण सौभाग्य था
भारत की तात्कालीन परिस्थितियां, जैसे सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति मानी जाती है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु, अर्थात भारत से एक महान शासक भारत से चला जाता है और जाने के बाद 323 में उसकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, अर्थात। और दूसरा महत्वपूर्ण परिस्थितियों के रूप में देखा जाता है कि घनानंद के अत्याचारों के कारण संपूर्ण नंद वंश का जो है झुकाव नंद वंश की तरफ बिल्कुल नहीं था। वह चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसका भी उसको सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही दूसरा और भी सौभाग्य के रूप में देखें कि एक जनपद दूसरे जनपद, एक राज्य दूसरे राज्य से आपस में अंतर्विरोध लड़ता था, और इन्हीं परिस्थितियों का चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से लाभ उठाया। स्पष्ट होता है कि इसी सौभाग्य के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास का महान शासकों के रूप में उभरा। और देखें चंद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में अगर गिना जाए कि चंद्रगुप्त की उपलब्धियां क्या थीं, तो चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थीं, चंद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थीं वो कई थीं, जिसमें कई के रूप में जो इतिहासकार कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि घनानंद के अत्याचारों के साम्राज्य को किसने मुक्त किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद के अत्याचारों से साम्राज्य को मुक्त किया, अर्थात नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना की, और घृणित अत्याचार जो कि घनानंद के द्वारा किए जा रहे थे उससे क्या किया, पूरे साम्राज्य को मुक्त किया। यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के अत्याचारों से साम्राज्य को मुक्त किया। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं कि यूनानी ग्रंथों में जो है महान शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य की गिनती होती है। जैसे यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और जो है सेंडोकोटस कहा गया। सेंडोकोटस में देखा गया कि यूनानी ग्रंथों, यूनान से आए हुए जो विदेशी थे उनको भगाकर या उनके जाने से भारत के लोगों को मुक्त किया, जिसको क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि यूनानियों के दासता के जुआ से मुक्त करना, यूनानियों के दासता के जुआ से मुक्त करना, इसका जुआ से मुक्त करना, जिसका मतलब होता है यूनानियों के अत्याचारों से भी मुक्त किया। किसको? नंद वंश के साम्राज्य को। और साथ ही इन्हीं सारी चीज़ों से, परिस्थितियों का लाभ उठाकर एक अपनी नवीन सत्ता स्थापित करी, नवीन सत्ता जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना जाता था। इसका कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के को समाप्त करने के बाद हुई, तो नंद वंश को समाप्त करने के बाद हुई। कौटिल्य के शिष्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य था। ठीक, कौटिल्य कहाँ के जो है आचार्य से? तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, तक्षशिला के आचार्य थे। कौटिल्य का अपमान किसने किया था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के द्वारा अपमान किया गया था। और कौटिल्य ने किस प्रकार की प्रतिज्ञा की थी? वह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है नष्ट नहीं कर दूंगा और नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक जो है मैं अपनी शिखाओं को नहीं बांधूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा। और इसी अखंड भारत का निर्माण करने में उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना औजार बनाया, और इसी चंद्रगुप्त नाम के औजार से एक भारत के महान वंश की स्थापना करी गई, जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना गया। अब देख लेते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना होने के लिए, या मौर्य वंश की स्थापना तो हो गई, मौर्य वंश का साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से प्रयास किए। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश,
दीपवंश और महावंश से जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पंजाब और सिंध प्रांत को सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने टारगेट किया, ठीक है। और साथ ही पंजाब और सिंध प्रांत को जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे पहली बार में आक्रमण कर दिया। कहाँ? मगध पर। मगध पर किया, जो कि मगध तात्कालीन शक्तियों का केंद्र था, लेकिन परंतु उसको क्या हुई? हार मिली। और इसी हार को जीत में बदलने के लिए बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में एक उल्लेखित कथा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, इसमें एक कथा उल्लेखित थी, एक कहानी उल्लेखित थी, कहानी को दर्शाया गया कि अगर भी किसी शक्तिशाली राज्य को जीतना है, जिस प्रकार से एक चपाती रोटी होती है, फूली हुई रोटी को अगर हम बीच से तोड़ेंगे तो वो भाप जो होती है वो हमारे हाथों को जला देगी, अर्थात फूली हुई रोटी को किनारे किनारे से तोड़ना चाहिए। और इसी कथा को जो है समझ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को जीतने के लिए पहले मगध के किनारे स्थित छोटे छोटे राज्यों को जीता और तत्पश्चात केंद्र में अर्थात मगध को जीतकर अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करी। मगध को जीतकर सर्वोच्च सत्ता स्थापित करी। देखिए, इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस ग्रंथों से उल्लेखित जो है कथा से प्रभावित हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो दीपवंश और महावंश, ठीक है। मगध पर आक्रमण सीधे किया था कि नहीं किया था? तो पहली बार सीधे किया था, जिसमें उन्हें हार मिली थी, लेकिन बाद में दीपवंश और महावंश से सीखकर धीमे धीमे जो है किनारे किनारे से क्या किया था, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर तत्पश्चात मगध को जीता था। और मगध को जीता और घनानंद को जो है समाप्त करके, मगध को जीता और घनानंद को समाप्त करके, और साथ ही जो है घनानंद के सेनापति को समाप्त करके एक अपनी नई सत्ता मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके विजय के बारे में एक और जो है विवरण मिलता है कि इसी साम्राज्य विस्तार के दौर में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी प्रांत क्षेत्र को भी जीता था। पश्चिमी प्रांत क्षेत्र को भी जीता था, जिसे सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। सौराष्ट्र जो कि तत्कालीन जो है महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्षेत्र को जीतने का उल्लेख जो है प्राप्त होता है हमें जो है रुद्रदामन के। ध्यान से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पश्चिमी प्रांत क्षेत्र को जीतकर जो है एक सुदर्शन झील का क्या किया था? निर्माण किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किया था। कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त जो है सुदर्शन झील का निर्माण क्यों किया गया था? जो है पश्चिमी प्रांत अर्थात सौराष्ट्र को जीतने के उपलक्ष्य में किया गया था। सुदर्शन झील का जो है उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ से कई प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता दूं यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र और पश्चिमी क्षेत्र को विजित करने के उपलक्ष्य में सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जिसका उल्लेख हमें रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। स्पष्ट हुआ? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये चंद्रगुप्त मौर्य का। और सुदर्शन झील का कई प्रकार से उल्लेख प्राप्त होता है कि आगे अशोक ने क्या किया था, बाकी कनिष्क ने क्या किया था, ठीक है। इस प्रकार से सुदर्शन झील का यहाँ पे उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इसी विस्तार के क्षेत्र में स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को जीतने के लिए, जो कि हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, चाहे आपका मैगस्थनीज का ग्रंथ हो, इंडिका हो, चाहे आपका मुद्रा राक्षस ग्रंथ हो, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ हो, इस प्रकार के ग्रंथों से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं, जब इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए पश्चिमी क्षेत्र को जीता, साम्राज्य विस्तार के लिए पश्चिमी क्षेत्र को जीता, तो तत्पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे सेल्यूकस युद्ध के नाम से जानते हैं। सेल्यूकस युद्ध, सेल्यूकस युद्ध के नाम से जानते हैं। यह सेल्यूकस का जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस का युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इस सेल्यूकस का युद्ध क्या था? देखिए, जब सिकंदर भारत से गया और सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में, तो उस समय जो है एक सेनापति था, वह सेनापति था सेल्यूकस, जो कि सिकंदर का सेनापति था। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो वह सेल्यूकस था। ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सेल्यूकस ने भारत को जीतने का प्रयास किया। सिकंदर ने भारत को जीतने का प्रयास किया। ठीक है। सिकंदर ने क्या किया, सेल्यूकस ने क्या किया, भारत को जीतने का प्रयास किया। अब इसी प्रयास के दौरान इसको ये मालूम नहीं था कि भारत में एक नवीन सत्ता, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिसके संस्थापक और साथ ही जिनके विश्व प्रसिद्ध जो है मंत्री हैं, जिनका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त या फिर विष्णुगुप्त कहें या कौटिल्य कहें या चाणक्य कहें, ठीक है ना, वो हैं, और भारत को जीतने का प्रयास किया। सर्वप्रथम इसने बेबीलोन को भी जीता, बेबीलोन को, बैक्टीरिया को भी जीता, और इन सब जीतों को, क्षेत्रों को जीतते हुए भारत में आया और कालांतर में एक युद्ध हुआ जिसका नाम सेल्यूकस का युद्ध हुआ, जो कि 305 ईसा पूर्व में हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त के साथ हुआ, चंद्रगुप्त के साथ हुआ। सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त के साथ हुआ, सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त के साथ हुआ। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है इधर से, सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त के साथ हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस की हार, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस की हार संधि में परिवर्तित हो गई। सेल्यूकस की हार संधि में परिवर्तित हो गई। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि सेल्यूकस का युद्ध किन दोनों के बीच हुआ था, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। सेल्यूकस भारत में क्यों आया था, तो सिकंदर के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आया था। सेल्यूकस के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो सेल्यूकस की हार हुई थी, लेकिन सेल्यूकस की हार संधि में परिवर्तित हो गई। और इस संधि के तहत जो है सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिकंदर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, जो कि भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो हेलेना और चंद्रगुप्त का था। हेलेना किसकी पुत्री थी, तो सेल्यूकस की पुत्री थी। हेलेना सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेल्यूकस का युद्ध सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में
हुआ था, 305 ईसा पूर्व में यह हुआ था। इस युद्ध की संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और साथ ही चंद्रगुप्त ने इसी संधि के तहत सेल्यूकस को, साथ ही चंद्रगुप्त ने इसी संधि के तहत सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। 500 हाथी भेंट किए। 500 हाथी भेंट किए। स्पष्ट हुआ? कई बार क्वेश्चन में आ गया है कि 500 हाथी क्या किए? भेंट किए। स्पष्ट हुआ? तो ये इस प्रकार से जो है, जो मत अनुसार हमें प्राप्त होता है कि सेल्यूकस के युद्ध के बाद भारत में चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव भारत में अत्यधिक हुआ और भारत का विस्तार या मौर्य वंश का विस्तार बहुत ही तेज़ी से किया गया। कहा जाता है कि जो है कुछ ग्रंथों के अनुसार जानकारी है, इतिहासकारों के अनुसार जानकारी प्राप्त होती है, जैसे प्लूटार्क हुआ, ऑस्टिन हुआ, इस प्रकार के जो है इतिहासकार हैं, इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि भारत के संपूर्ण साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख घुड़सवार घूमते थे और तीनों घाट का पानी पीते थे। समुद्री सीमा को जोड़ दिया था पूरब से पश्चिम, अतः हिंदू कच्छ से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक भारत में साम्राज्य था मौर्य वंश का। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में पहला ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसने संपूर्ण भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधा था, तो वह मौर्य वंश था। भारत के इतिहास में मौर्य वंश था जिसने संपूर्ण भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधने का प्रयास किया और जिसमें वह सफल भी हुआ। स्पष्ट हुआ? और इसी प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संपूर्ण साम्राज्य का विस्तार किया। स्पष्ट हुआ? संपूर्ण साम्राज्य विस्तार होने के बाद इसने हर प्रकार के साम्राज्य में सुविधाएं करी। इसमें जानकारी प्राप्त होती है कि इसके साम्राज्य में सभी लोग खुश थे। इसके साम्राज्य में सभी लोग कैसे थे? खुश थे। और सभी लोग खुश होने के साथ साम्राज्य के जो संस्थापक हैं जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सम्मान आदर हर प्रकार से करते थे, क्योंकि वह एक पराक्रमी शासक था। लेकिन इसके साम्राज्य स्थापना के 12 वर्ष बाद, मौर्य वंश की सत्ता की स्थापना के 12 वर्ष बाद एक भयानक अकाल पड़ा। भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल में जो है भारत की राजनीतिक परिवर्तन, भारत के राजनीतिक मौर्य वंश को राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ भारत के मौर्य वंश को अत्यधिक प्रभावित किया। ठीक है ना? इस अकाल में के तहत मौर्य वंश की जो है जनता दुखी होने लगी। मौर्य वंश की जनता दुखी होने लगी और इसी दुख के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दुखी होने लगे और दुख के साथ उन्होंने अपनी स्पष्टता जाहिर की कि जिस साम्राज्य को मैंने अपने खून से सींचा है वह आज दुखी है। जिस साम्राज्य को मैंने अपने खून से सींचा है वह साम्राज्य आज दुखी है और इसी दुख से मैं अत्यधिक प्रभावित हूँ, क्योंकि किसी भी शक्तिशाली शासक में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वह प्रकृति से लड़ सके। स्पष्ट हुआ? अर्थात किसी भी शक्तिशाली शासक प्रकृति से लड़ने में असमर्थ है। अर्थात मैं अकाल को कैसे रोकूं, मैं अकाल को कैसे भगाऊं, इस प्रकार से वह दुखी हो गया और अंततः दुखी होकर जो है अपने संपूर्ण साम्राज्य को अपने पुत्र जो है चंद्रगुप्त के एक पुत्र थे चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को संपूर्ण सत्ता सौंप दी। बिंदुसार को संपूर्ण सत्ता सौंपकर जैन धर्म के जो है एक मुनि थे
जैन गुरु थे, जिनका नाम भद्र बाहु था। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत चला गया। कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। 12 साल का अकाल जब पड़ा, उससे दुखी होकर अपने पूरे साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जो है भद्रबाहु, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में स्थित है, श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जो है अपने शरीर को त्यागा। कौन सी पद्धति के द्वारा? संसलेखना पद्धति। संसलेखना पद्धति यह वह पद्धति होती है जो जैन धर्म से संबंधित होती है, जिसमें इस पद्धति के द्वारा उपवास रखा जाता है। उपवास अर्थात जो है दुखी होकर जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया चंद्रगुप्त, और श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जैन पद्धति संसलेखना, जिसको उपवास कहा जाता है, उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्यागा। कब त्यागा? 298 ईसा पूर्व में। अर्थात स्पष्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य का काल कहाँ से कहाँ तक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था जो है कब से कब तक था? 321 से लेकर 298। 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगर यहाँ से जो है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 बेबीलोन में हुई थी। ठीक है। और आपका जो है सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि सौराष्ट्र के माध्यम से, सौराष्ट्र वो विजिट किया था उन्होंने। और 12 साल का अकाल पड़ा था। किसके साम्राज्य में अकाल पड़ा था? मौर्य वंश के किसके राजा के शासन काल में वो जो है अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अकाल पड़ा था। और इसीलिए दुखी होकर जैन गुरु भद्रबाहु के साथ मिलकर दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला नामक स्थान, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ चले गए। और साथ ही जो है जैन पद्धति संसलेखना, जिसको उपवास के माध्यम से अपने शरीर को त्यागा। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को कब त्यागा था? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब इसके बाद जो मौर्य वंश का दूसरा महत्वपूर्ण जो है शासक आता है, जिसको जो है बिंदुसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार के बारे में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बिंदुसार एक शांत प्रिय शासक था, परंतु वह जो है शत्रुओं का नाश करने वाला भी उसको कहा जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिंदुसार के समय में दिखाई देते हैं। जैसे सीरिया के शासक एंटियोकोटस के साथ उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होने के साथ उसने वहाँ से जो है कई प्रकार के जो है उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिसमें प्राप्त हुआ एक जानकारी के अनुसार कि जो है सीरिया में उसने 3 चीज़ें, सीरिया के शासक से उसने 3 प्रकार की 3 चीज़ों से लेकर संधि करी थी। वह संधि थी कि मुझे सूखी अंजीर चाहिए, मीठी मदिरा चाहिए और साथ ही एक दार्शनिक चाहिए। मीठी अंजीर, सूखी मदिरा और एक दार्शनिक जो है मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक चाहिए। और जिसमें सीरिया के शासक ने 2 चीज़ों को तो मान्य की और साथ ही एक जो है उदाहरण दे दिया कि भाई एक दार्शनिक जो है एक वस्तु नहीं होती जिसका हम आदान प्रदान कर सकें।
आगे चल के जो है इसके काल में किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन इसके महत्वपूर्ण विद्रोह के रूप में देखा जाता है कि तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जहाँ पे उसने अपने पुत्र सुमिष को भेजा, और साथ में एक उज्जैन में भी विद्रोह हुआ था जिसको दबाने के लिए भी अपने पुत्र को भेजा था। और कालांतर में जो इसका पुत्र आता है वह कहलाता है अशोक, जो कि अशोक अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कई प्रकार से यहाँ से फंसते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चनों से। आपको किसी प्रकार का जो है बुक पढ़ने की महत्वपूर्ण जो है कम ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर इसके बाद समझकर आप बुक पढ़ते हैं बहुत ही आसान लगेगी और क्वेश्चन हल हो जाएंगे, ठीक है।